टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज इस बार हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। और कोहली साहब आज अपने घर से जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं घर से कुछ ज़्यादा अंदर से निकाल कर लाएंगे टिप्स आपके टैक्स बचाने के लिए। इसलिए दर्शक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस बार शो में आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर आए हैं। मसलन अब तक नहीं आया रिफंड या फिर मिसमैच की वजह से आ गया है इनकम टैक्स का नोटिस, तो क्या करें? लिव एनकैशमेंट पर मिली है मोटी रकम, तो क्या देना होगा टैक्स? और साथ में भी बताएंगे कि जीएसटी रिटर्न में एक जीरो की गलती से कट गया है ज्यादा टैक्स, तो क्या है वापसी का तरीका? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर के है। जिन जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर लिया है उन लोगों में अगर रिफंड बनता है तो वो लोग रिफंड के इंतजार में है। कई लोगों के पास रिफंड आ भी गया है, बहुत जल्दी रिफंड आना शुरू हो गया है, लेकिन कई लोगों के रिफंड नहीं आए हैं। और रिफंड नहीं आने में अलग अलग वजह हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि आपकी तरफ से कोई गलती हो गई हो, या फिर कोई और चीज़ें हैं जिसको आपने सुधारना छोड़ दिया है। तो कोहली साहब, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे कि जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया, अब रिफंड के इंतजार में बैठे हैं लेकिन रिफंड आया नहीं है, तो क्या माना जाए? कहाँ गलती हुई होगी कि रिफंड नहीं आया है? क्या चेक करना चाहिए उनको? देखिए लक्ष्मण, 7 करोड़ रिटर्न्स करीब करीब फाइल हुई और उसमें से इस बार रिकॉर्ड 6 करोड़ प्रोसेस हो चुकी है। अब ये जो प्रोसेस हो चुकी है, इसका क्या मतलब निकलता है कि ये जो प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग है, जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है, एक तरह से वो हो गई, यानी कि कैलकुलेशन रिलेटेड और बेसिक असेसमेंट इसमें हो चुकी है। अब 12,000 लोग ऐसे अभी हाल में आंकड़ा निकल के आया लक्ष्मण के 12,000 लोग ऐसे हैं जिनको मिसमैच का नोटिस भेजे गए हैं। मिसमैच मतलब उनके 26 AS, AIS या फॉर्म 16, इसमें जो जानकारी थी जो डिपार्टमेंट के पास खुद ब खुद आती है और जो करदाता ने जानकारी दी उसमें कहीं मिसमैच है, तो उनको 12,000 नोटिस भेजे गए। आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो या तो आपका नो रिफंड नो डिमांड है, मतलब ना कुछ देना है ना लेना है, तो मामला वहीं खत्म हो जाता है, या फिर आपका रिफंड आया। अब रिफंड आया तो एक और सिचुएशन बनती है लक्ष्मण के, रिफंड कम आया। तो रिफंड कम आया इसका मतलब कोई पिछली डिमांड थी या इसी प्रोसेसिंग में कोई डिमांड आई जिसको एडजस्ट कर दिया गया। तो ऐसे केस में, जिसको हम सेक्शन 143(1) कहते हैं, ऐसे केस में अगर करदाता को अपना रिफंड नहीं दिखाई दे रहा है और प्रोसेसिंग होके आ चुकी है या रिफंड कम दिखाई दे रहा है, तो उसमें रिस्पांस करने की एक सुविधा दी गई है। तो करदाता को हम ये सलाह देते हैं हमारे दर्शकों को कि वो उस पर रिस्पॉन्ड करें और रिस्पॉन्ड कर आप वहां सबमिट करें। फिर भी नहीं आता है तो फिर एक रेक्टिफिकेशन का प्रावधान होता है। पर जो आपने सवाल किया, मैं सीधा सीधा उसका जवाब दूं तो रिफंड अगर नहीं आया तो कुछ समय वेट करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया 7 करोड़ में से 6 करोड़ प्रोसेस हो गई हैं और रिकॉर्ड 10 दिन के अंदर प्रोसेस हुई है। तो कुछ दिन और इंतजार करें, अभी बाकी रिटर्न्स हैं प्रोसेस होनी। अगर आपको ये और 1 महीने तक नहीं आता है, उसके बाद फिर आप रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट में डालेंगे। कई दफे ऐसा होता है कि आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स मैच नहीं कर रही होती, बैंक अकाउंट की डिटेल्स ठीक नहीं होती हैं, तो हम ये भी सबको सलाह देते हैं कि अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स को एक दफे चेक कर लें। कहीं ऐसा ना हो पुराना बंद किया हुआ कोई बैंक अकाउंट आपने डाल दिया हो। ये मैं आपकी रिफंड वाली बात पे बोल रहा हूं। तो इसलिए ये अलग अलग विकल्प निकल के आते हैं। अगर मान लिया जाए किसी ने बैंक अकाउंट डिटेल गलत दे दिया है और रिफंड प्रोसेस होके आया, लेकिन अकाउंट डिटेल गलत होने की वजह से रिफंड वापस चला गया, तो क्या बैंक अकाउंट डिटेल ठीक करने भर से या फिर उसको वेरीफाई करने भर से वापस अपने आप रिफंड आ जाएगा, कि बैंक अकाउंट डिटेल को ठीक करने के बाद हमें फिर से रिफंड के लिए कोई एप्लीकेशन या फिर कोई अपील करनी होगी? जी हाँ, बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। आपने जब बैंक अकाउंट डिटेल ठीक कर ली, उसके बाद आपको रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट एक सुविधा है पोर्टल पर, वो आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि आपने बैंक अकाउंट डिटेल बदल दी है। तो रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट डालिए, उसके बाद वो उसको फिर से प्रोसेस करेगा और आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। पर लक्ष्मण, एक जो जरूरी बात मैं छोटी सी जोड़ना चाह रहा था, ये जो 12,000 के करीब नोटिस इश्यू हुए हैं मिसमैच के, इसमें मुझे लग रहा है लोगों को बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये मिसमैच आपके हिसाब से गलत है, मतलब आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, डिपार्टमेंट ने कुछ और बताया है, तो उसी हिसाब से जवाब दीजिए, वरना आपके खिलाफ ये अब एक तरह से मैं कहूं तो
छोटी सी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है कि भैया कैसे आपने अंडर रिपोर्ट की है अपनी इनकम, बिल्कुल, जबकि हमारे हिसाब से ये ज्यादा आ रही है। तो ये इन लोगों को बिल्कुल यही अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कई लोग ऐसे हैं, जैसा कि आपने शुरू में कहा भी, कि उनको नोटिस आने की संभावना है, नोटिस आ रहे हैं कि उनके रिटर्न फाइलिंग में, फॉर्म 16 में, फॉर्म और एआईएस में, इन तीनों में जो है मिसमैच दिख रहा है कहीं ना कहीं। किसी के फॉर्म 16 एआईएस में मिसमैच हो रहा है, किसी के रिटर्न में फॉर्म 16 मिसमैच हो रहा है, किसी के रिटर्न और एआईएस में मिसमैच हो रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने अपने दर्शकों को पहले बताया था कि रिटर्न फाइल करते वक्त एआईएस सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर होता है, अगर उसमें मिसमैच होता है बहुत चिंता ना करें। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऐसे लोगों को भी नोटिसेज आ रहे हैं, तो उनको कैसे बचना चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए? जी हाँ लक्ष्मण, ऐसे में दो परिस्थितियां निकल के आती हैं। या तो जो आपने इंफॉर्मेशन दी थी आप 100% वो ठीक है, पर वो जो इंफॉर्मेशन कोलेट होके आई है वो गलत है। तो ऐसे में आप रिस्पॉन्ड करके बताइए कि साहब मुझे पूरा यकीन है कि मैंने जो कहा है ठीक है, ये जानकारी मेरे अनुसार ठीक नहीं है। और अगर जो डिपार्टमेंट के पास स्वतः इंफॉर्मेशन आई है वो सही है, तो ऐसे में फिर आपको अपने रिटर्न को सेक्शन 139(8)(a) आपको याद होगा, हमने अपडेटेड रिटर्न्स की समय समय पर हम इसका जिक्र करते रहे हैं। उसमें आपको एक अपडेटेड रिटर्न भरनी पड़ेगी। उसमें जो प्रावधान है एक्स्ट्रा टैक्स देने का वो आपको देना पड़ेगा। एक विंडो डिपार्टमेंट ने खोल दिया ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने जानबूझ के अनजाने में कोई इनकम अगर छोड़ दी है, तो ये सेक्शन 139(8)(a) लक्ष्मण एक विंडो दे देता है उनको अपनी गलती को सुधारने का। तो ये था आपको रिफंड और रिटर्न से जुड़ी समस्याओं का निदान। अगर आपके पास भी रिफंड नहीं आया अब तक, तो आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल को चेक करिए। अगर आपके पास कोई इनकम टैक्स के नोटिस आए मिसमैच की वजह से, तो उसको सुधारने का तरीका जैसा एक कोहली साहब ने बताया, उसको आप अपना सकते हैं और नोटिस से आगे की कार्रवाई से आप बच सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं जमशेदपुर से हमारे साथ बीकेडी अग्रवाल साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार। ग्रैंड चिल्ड्रन जो है सो बाई बर्थ अमेरिकन सिटीजन है। अच्छा। और उनको मैं कुछ यूएस डॉलर्स गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, और क्या टैक्स का क्या उसमें कुछ कंसिडरेशन है, क्या हमको करना होगा? बिल्कुल, ये हमारे टैक्स एक्सपर्ट कोहली साहब जुड़े हुए हैं, फोन आपके बातों को सुन रहे हैं और जवाब दें। कोहली साहब क्या कर सकते हैं ये? जी हाँ बिल्कुल अग्रवाल साहब, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को यूएस डॉलर गिफ्ट कर सकते हैं। मैं अग्रवाल साहब को बता दूं, यहां से तो रुपया ही जाएगा, पर जो इशुइंग बैंक है उसको डॉलर में करके भेजेगा। जी हाँ अग्रवाल साहब, नोट करिए, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत आप $2.5 लाख प्रति वर्ष आप गिफ्ट कर सकते हैं। इस पर क्योंकि सेक्शन 56(2) में एक रिलेटिव्स की लिस्ट में, जिसमें पोता पोती और नाता नाता भी आ जाते हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन दोनों तरफ के आ जाते हैं, तो वो आपको उस लिस्ट में है। तो कोई भी गिफ्ट टैक्स ना आपके ऊपर लगेगा ना उन बच्चों के ऊपर लगेगा। बड़े आराम से आप $2.5 लाख प्रति वर्ष उनको आराम से गिफ्ट कर सकते हैं। कोई टैक्स ना आपको देना है ना उनको देना है। बैंक के पास जाइए, एक A2 फॉर्म होता है वो भरिए, उनको पर्पस बताइए और बड़े आराम से पैसा, हमारे पास इस टाइम $600 बिलियन से भी ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और इसीलिए ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम खुली हुई है। चलिए अब चलते हैं औरंगाबाद बिहार, जहां से सुभाष जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? बट क्वेश्चन मैंने पहली बार पुटअप किया है टैक्स गुरु से। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। आई एम ए पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई एंड पे द टैक्सेस रेगुलरली। हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी दर्शक भी इसका फायदा उठाएंगे। सुभाष जी जी सर, इस बजट में जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट सर, तो इसके हेड में सर हम अपनी डॉटर, स्पाउस और मदर के नाम पे पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं क्या सर? और जो इनकम इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेशन मेरे को करना पड़ेगा या उन लोगों को करना पड़ेगा या फ्री होगा सर? जी हाँ सुभाष जी, बहुत अच्छा सवाल है। घर की जी बताइए सर। एक और क्वेश्चन है सर, मेरी मदर सीनियर सिटीजन है, शी इज नाइदर इन एनी जॉब और ड्राइंग एनी पेंशन, फादर भी नहीं है। आई पे रेगुलर इनका एक्सपेंडिचर टू हर, तो उनके नाम पर मैं सर सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट जो है खुलवा करके कुछ पैसा डिपॉजिट कर सकता हूँ क्या? जो इंटरेस्ट मिले उससे उनका खर्चा चले सर जो है। जी हाँ बिल्कुल, आपके दोनों सवालों का जवाब सुभाष जी हम बता देते हैं यहाँ शो में।
देखिए, पहले महिला सम्मान निधि का आपने पूछा, बिल्कुल आप पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं महिला सम्मान निधि का। घर में जितनी भी महिलाएं हैं आप सभी के नाम करना चाहते हैं, बड़े शौक से कर सकते हैं। आपको पता होगा 2 लाख रुपए कर सकते हैं प्रति महिला, 7.5% ब्याज मिलता है इस पे। सिर्फ जो माइनर होगी और जो आपकी पत्नी है, आप डोनेट तो सबको कर सकते हैं, यानी कि गिफ्ट तो आप सबको कर सकते हैं, पर आपकी पत्नी को दिए हुए अमाउंट पर जो ब्याज आएगा, सुभाष जी ध्यान से सुनिएगा, वो आपकी इनकम में क्लब हो जाएगा। और अगर आपकी बेटी 18 साल से कम उम्र की है, उसके नाम आप कर रहे हैं, तो वो भी आपके इनकम में क्लब हो जाएगा। दूसरा सवाल आपने पूछा कि आप मदर को जो खर्चे के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत अच्छी बात है लक्ष्मण। बहुत कम लोग मुझे मिलते हैं जो माता पिता की सेवा में आजीवन उनको खर्चा भी देते रहते हैं, ध्यान भी रखते हैं। बिल्कुल आप दीजिए, कोई उस पर टैक्स नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपने जमा कराया है, आप करिए, उस पर कोई क्लबिंग भी नहीं होगी क्योंकि वो आपकी मदर हैं, बाकायदा वो उसका लाभ उठा सकती हैं और आपको ये गिफ्ट माना जाएगा। ये महिला सम्मान निधि भी गिफ्ट माना जाएगा सुभाष जी, और ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल रहे हैं ये भी गिफ्ट माना जाएगा। एक गिफ्ट डीड बना के अपने पास रख लीजिए कि आपने ये अमाउंट अपने परिवारजनों को दिया है। और ये क्लबिंग प्रोविजन जो मैंने सेक्शन 64 बताया उसका ध्यान रखिएगा, सिर्फ अपने स्पाउस और बिटिया की वो आपको क्लब होगा। चलिए, तो सुभाष जी उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। बेहद ही आसान भाषा में कोहली साहब ने आपको बता दिया। आगे भी कोई सवाल हो तो हमें बताइएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि विदेश में संपत्ति नहीं होने के बाद भी आ गया है इनकम टैक्स का नोटिस, तो क्या करें, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, आने की संभावना है, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने उनके खाते में, कह सकते हैं एक तरीके से उनके हिस्से में, ऐसे फॉरेन एसेट को जोड़ दिया है या फिर ऐसे फॉरेन इनकम को जोड़ दिया है जो उनका है ही नहीं, हो सकता है किसी गलती से किया हो। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए करदाता को। जी हाँ लक्ष्मण, रिटर्न में एक शेड्यूल FA होता है, फॉरेन एसेट्स जिसको कहते हैं। वहां पर ये मैंडेटरी होता है कि आपके पास कुछ भी विदेशी एसेट है, कोई मकान है, शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, बैंक अकाउंट है, किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्डिंग है, वो आप डिक्लेयर करिए। अब मान लीजिए जाने या अनजाने में आपसे रह गया है, आपने नहीं डिक्लेयर किया। पहले तो मैं ये बता दूं दर्शकों को कि 10 लाख रुपए तक की इस पे पेनल्टी है अगर आप कोई फॉरेन एसेट डिक्लेयर नहीं करते हैं। पर आपने जो बात कही वो बिल्कुल इसकी दूसरा पहलू है कि आपका नहीं है और वो वहां दिखाई दे रहा है। अब कैसे आप सिद्ध करेंगे कि मेरा नहीं है, या तो आपका कुछ नाम मिलता जुलता है, किसी भी कारण से दिख रहा है, तो वहां पर एक आसान तरीका डिपार्टमेंट ने निकाला है, पर बहुत ही ध्यान रखने वाला तरीका है, बहुत ध्यान से करने वाला तरीका है कि आप एक एफिडेविट, हम सब जानते हैं कानूनी तौर पर एक एफिडेविट दिया जाता है जिसमें आप एक ओथ लेते हैं कि मैं यहां जो भी कह रहा हूं अपनी जानकारी के अनुसार कह रहा हूं और बिल्कुल सच कह रहा हूं। एक ओथ आप लेते हैं। आप अगर ये एफिडेविट दे देते हैं तो इस एफिडेविट के बेसिस पे डिपार्टमेंट आपकी बात मान लेगा कि वाकई आपका नहीं है। परंतु बहुत जरूरी है लक्ष्मण, अगर आपका एफिडेविट झूठ निकला तो हम सब जानते हैं कि कानून के हिसाब से एविडेंस एक्ट में जाएं, सेक्शन 65 है लॉ में, जो कहता है कि आपको 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। तो जो भी टैक्स पेयर इस गलती का सुधार कर रहे हैं, ये ध्यान रखें कि वाकई उनको पूरी तरह से यकीन होना चाहिए कि ये गलती है, तब वो एफिडेविट पर साइन करें। वरना आपको रास्ता तो जरूर दिया है पर बहुत ध्यान से अपनाने वाला रास्ता है लक्ष्मण, बस मैं इसी बात पे जोर। बिल्कुल, मतलब आप किसी भी तरीके से गुमराह करने की कोशिश ना करें, लेकिन अगर वाकई गलती से कोई ऐसी जानकारी आपके खाते में जुड़ गई है तो आप इसको सुधार सकते हैं एफिडेविट के जरिए, जैसा कि कोहली साहब ने आपको बताया है। तो कोहली साहब, अब वापस से चलते हैं, कई लोग हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अब चलते हैं धनबाद, जहां से जितेंद्र सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण सर। कैसे हैं आप? सर मैं आपका चैनल का रेगुलर व्यूअर हूँ सर। कोहली सर को भी नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? हेलो जी बताएं जितेंद्र जी, क्या सवाल है आपके पास? हाँ जी सर, एक्चुअली सर मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, रिटायर किया था। तो उसमें मेरा जैसे हम लोग का CMPF से डायरेक्ट बैंक में आ जाता है ये पेंशन हर मंथ का, ठीक है, विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ TDS। तो ईयर एंड में क्या हम इकट्ठा, जैसे वो एडवांस टैक्स मुझे जमा करना है कि नहीं, क्वेश्चन ये है। ठीक है। और नंबर 2 सर ये था, पहले इस क्वेश्चन का जवाब आप कोहली साहब से ले लेते हैं, फिर नंबर 2 क्वेश्चन के लिए आपके पास आएंगे। आप फोन लाइन पे बने रहिए। कोहली साहब, क्या जवाब इनके लिए?
जी जितेंद्र जी, देखिए अगर बिना टैक्स कटे आपके पास इनकम क्रेडिट हो रही है तो ऐसा हैरानी की बात है कि टैक्स नहीं काट रहे हैं, क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है। पर मान लीजिए हो गई तो आपका जो अंदेशा है वो ठीक है, एडवांस टैक्स जमा करना बनता है। पर आप एक दफे जरूर चेक कर लीजिए अपने एचआर डिपार्टमेंट से, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा ना हो कि वो कोई एग्जेम्प्ट कैटेगरी की जितेंद्र जी इनकम हो, पता लगे आप एडवांस टैक्स जमा करके बैठ गए और बाद में फिर आपको रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार इसको डबल चेक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा अमूमन नहीं होता है कि बिना टैक्स कटे एक एम्प्लॉय की सैलरी डाल दे, किसी भी प्रकार से डाल दे। पर अगर हो जाता है तो जी हाँ, एडवांस टैक्स बिल्कुल बनता है। आपके पहले सवाल का जवाब दूसरा पूछिए। जी दूसरा सवाल क्या जितेंद्र जी? नहीं, इसी में सर ये था कि वो हम एक्चुअली पेंशन ले पाते हैं, तो पेंशन के संदर्भ में ये लोग डायरेक्ट भेजते हैं। वो अभी एम्प्लॉयर तो कोई रहा नहीं मेरा। अच्छा, एम्प्लॉयर नहीं रहा है, आप पेंशन लेते हैं। तो पेंशन लेते हैं तो पेंशन किसी डिपार्टमेंट से आती होगी ना जितेंद्र जी, कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो आपको पेंशन देता होगा। आप जिस किसी सरकारी विभाग से आपने रिटायरमेंट ली है, अल्टीमेटली पेंशन जो है वहीं से इनिशिएट होती है। तो आप इसको बैंक के माध्यम से भी जितेंद्र जी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉन्ड्यूट होता है, जो एजेंसी जिसको ऑथराइज किया जाता है पेंशन देने को, वो बैंक होता है। तो अगर आप बैंक में भी ये क्वेरी डालेंगे तो बैंक आपको आगे ये क्लैरिफिकेशन लेकर दे सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जितेंद्र जी कि या तो आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, इस वजह से उन्होंने नहीं काटा है, या फिर ये जो लीव अर्नड लीव है, क्योंकि अर्नड लीव सेक्शन 10A में एग्जेम्पशन है कुछ हद तक, हो सकता है ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में हो। आप बैंक के माध्यम से अपने एम्प्लॉयर से इस बात को चेक करिए, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसे बिना टीडीएस के आती नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं करते, मैं आपको और सलाह देता हूं, आप अपनी टोटल कॉम्पुटेशन बना लीजिए, देखिए कि टैक्सेबल इनकम आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो आराम से बैठिए, अगर वो टैक्सेबल आ रही है तो एडवांस टैक्स जो आपने सोचा है वो बिल्कुल दुरुस्त ख्याल है। जितेंद्र जी, आपकी उलझन दूर हो गई कि अभी भी कुछ समस्या है? नहीं जी सर, ये वाला हो गया सर। और एक था सर, पुराना अगर मैं मकान बेच करके और 54 में जमा करता हूँ टू सेव द LTCG, और हम एक नया मकान बनाने का सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो जो मैंने पैसा जमा करूंगा 54 में, तो वो हम निकालेंगे कैसे और कब, सो दैट हम उसको यूज कर सकें फॉर मेकिंग द न्यू वन? जितेंद्र जी, सेक्शन 54 में जमा नहीं होता है। जो जमा करते हैं उस अकाउंट का नाम होता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, CGAS। वो किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में खुलता है, उसमें आप जमा करेंगे। जब वक्त आएगा निकालने का, क्योंकि 3 साल का वक्त मिलता है आपको मकान बनाने के लिए, तो आप जैसे जैसे निकालेंगे, बैंक में एक विड्रॉल फॉर्म होता है जितेंद्र जी, आप बैंक के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे मुझे CGAS अकाउंट से निकालना है, बैंक आपको एक फॉर्म देगा, आप फॉर्म भरिए, उस फॉर्म के माध्यम से आप पैसा निकाल के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 3 साल के अंदर ये कंस्ट्रक्शन पूरी होनी चाहिए, वरना आपकी सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया हो जितेंद्र जी। फिर भी कोई उलझन हो तो आप हमें लिखिएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि GST रिटर्न में एक जीरो की गलती से कट गया है ज्यादा टैक्स, तो क्या है वापसी का तरीका, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, कई सारे सवाल तो इनकम टैक्स से जुड़े हुए आए हैं, लेकिन GST के प्रति भी लोगों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उलझने भी वहाँ पे है। तो अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अंकित जी, जो कि दिल्ली से जुड़ रहे हैं। तो अंकित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। बताएं क्या उलझन है आपकी? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक स्मॉल रेस्टोरेंट है दिल्ली में, और लास्ट मंथ मेरी GST लायबिलिटी थी 10,000 रुपीज, पर मैंने गलती से 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कर दिए, और इससे मेरी वर्किंग कैपिटल में भी ब्लॉकिंग हो रही है। अच्छा, तो प्लीज एडवाइस करें कि मैं एक्सेस अमाउंट का रिफंड कैसे ले सकूं जो डिपॉजिट करा मैंने। बताइए, गलती से तो बड़ा मामला फंस गया कोहली साहब, एक जीरो ज्यादा डल गया सिर्फ इस वजह से, जीरो की कीमत समझ में आ रही है। बिल्कुल एक जीरो से 90,000 रुपए अंकित जी के ज्यादा चले गए। अंकित जी, कोई चिंता की बात नहीं है, अगर ज्यादा चले गए हैं टैक्स गुरु आपको 90,000 रुपए वापस दिलवाएगा। लक्ष्मण, कोई पार्टी वार्टी ऐसे में बननी चाहिए जब पैसे वापस दिलवा देते हैं हम लोग। तो एनीवे, RFD01 एक फॉर्म है अंकित, नोट करिए, उसको आप भरिए, और RFD0 फॉर्म भरेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका वो अमाउंट दिखाई दे रहा होगा, और जैसे आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे एक ARN आपको आएगा, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। बहुत जल्दी आजकल लक्ष्मण रिफंड आ जाता है। अंकित, कोई चिंता की बात नहीं है,
पैसा आगे से ध्यान रखिएगा, आगे से ऐसी गलती मत करिएगा और इस पैसे को वापस लीजिएगा। लक्ष्मण, जब इनका आ जाए तो हम इनको ये भी दरख्वास्त करेंगे, हमें बताएं जरूर कि पैसा आ गया है। बिल्कुल अंकल जी, जरूर बता दीजिएगा, और ताकि दर्शकों को लगे कि किस तरह से टैक्स गुरु ऐसी समस्याओं को सुलझाता है, और बेहद ही आसान भाषा में कोहली साहब ने बताया। तो कोहली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए, और अगले शो में फिर से मिलेंगे नए सवाल और नए टॉपिक्स के साथ और आपके नए टिप्स के साथ। तो दर्शकों से यही कहूंगा, आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।